तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। क्लास 11th वाले आप सभी स्टूडेंटों का मैं अभिषेक गुप्ता बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 11th का आपका सबसे फर्स्ट लेसन यही है। तो क्लास 11th के सबसे फर्स्ट लेसन में आपका इंट्रोडक्शन रहेगा। लेक्चर नंबर फर्स्ट है ये हमारा रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको इस लेक्चर में क्या क्या टॉपिक पर अध्ययन करना है। आने वाले सभी लेक्चरों में आपका लेक्चर जो होगा ये काफी अच्छा खासा लॉन्ग होने वाला है थोड़ा सा, लेकिन हम इसी लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे सभी पर स्टूडेंट्स की, मतलब हमको आने वाले सभी लेक्चरों में किस किस टॉपिकों पर अध्ययन करना है। तो कहीं मत जाइएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि आने वाले जितने भी टॉपिक हैं हमको इन लेक्चरों में किस पर अध्ययन करना है और आगे के लेक्चरों में किस पर टॉपिक पर हमको अध्ययन करना है, क्योंकि डीपली से पूरी गहराई से आपको पढ़ाया जाएगा। आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी एकदम लेक्चर पर बने रहिए। हम चलते हैं, पहली हेडिंग जो रहेगी हमारी आने वाले लेक्चरों में। इस लेक्चर को स्टार्ट करने के बाद जो लेक्चर आएंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप आएंगे, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम चलते हैं, देखिए पहला हमारा जो लेक्चर में अगर मैं बात करता हूं, जो हमारा पहला टॉपिक आएगा कि रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान कहते किसे हैं? रसायन विज्ञान आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। रसायन विज्ञान कहते किसे हैं? तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग रहने वाली है वो हमारी रहेगी द्रव्य या पदार्थ की प्रकृति, यानी द्रव्य या पदार्थ की प्रकृति। द्रव्य क्या होता है, किसे कहते हैं, उसकी प्रकृति कैसी होती है, इन सभी चीजों को हमको डिस्कस करना है आने वाले सभी लेक्चरों में। और द्रव्य की अवस्थाओं का अंतः परिवर्तन, द्रव्य की अवस्थाओं का अंतः परिवर्तन पर हमको चर्चा करनी है। इस पर पूरा डिस्कशन करना है कि द्रव्य की जो अवस्थाएं होती हैं और उनके अंदर होने वाले आंतरिक परिवर्तनों पर, उस पर हमको चर्चा करनी है। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। जो द्रव्य के गुणधर्म होंगे और उनका जो मापन होगा, उनका जो मेजरमेंट होगा, उस पर भी हमको चर्चा करनी है। उसके बाद अगला टॉपिक मेरा रहेगा सार्थक अंक। तो सार्थक अंक किसे कहते हैं? जैसा कि कहीं ना कहीं आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। मैथमेटिक्स में होता क्या है कि अगर कोई डेसिमल है तो डेसिमल से पहले कुछ ना कुछ कोई डिजिट नंबर रहना चाहिए, जिसको इकाई अंक कहते हैं हिंदी में बच्चों। तो देखिए सार्थक अंक में आपको जो क्या होता है कि दशमलव के अंक, यानी दशमलव से पहले कोई ना कोई अंक होना चाहिए। अगर दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है तो आपको दशमलव से पहले कोई अंक लेकर आने के बाद कोई पावर जो होती है 10 की पावर n, ये वाला फार्मूला होता है n इंटू 10 की पावर n वाले फार्मूले पर चलना पड़ेगा और पावर आपको चढ़ानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपको मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ेगा, वरना आपको फिजिक्स में जाना पड़ेगा। तो फिजिक्स में नहीं तो मैथ में जाना पड़ेगा। मैथ में आपको कुछ ना कुछ इन चीजों को सीखना पड़ेगा। और ये चीजें सार्थक अंक जो है आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका हाफ ईयरली एग्जाम में बच्चों पूछता है ये। चलिए अगला टॉपिक हमारा रहेगा रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम का मतलब यह होता है कि रासायनिक संयोजन के नियम, संयोजन भी कह देते हैं इसको। तो अगला टॉपिक मेरा रहेगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो बच्चों डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की अगर मैं बात करूंगा तो ये टॉपिक काफी मजेदार होने वाला है। जैसे कि हम सभी लेक्चरों में, मैंने क्लास 12th के भी लेक्चर स्टार्ट कर दिए थे, तो मैं काफी बच्चों ने कहा कि हमको सर 11th का स्टार्ट कीजिए कम से कम। तो 11th का हमने स्टार्ट कर दिया। आप लोग फोकस करके पढ़िएगा, बाकी बच्चों को भी बताइएगा। तो अगले टॉपिक जो रहेगा मेरा परमाणु एवं आणविक द्रव्यमान। परमाणु किसे कहते हैं? कक्षा 9th में आपको बार बार कहा जाता था, आपके टीचर बार बार कहते थे कि कम से कम स्टूडेंट 1 से लेकर के 30 तक तो परमाणु के नाम आपको याद रहने चाहिए। अगर नहीं याद रहेगा तो आपको काफी तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि परमाणु की पहचान करने के बाद ही हमको पता चलेगा कि ये उसका अणु है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट आपको नहीं पता है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एटम है, एटम का मतलब परमाणु होता है, तो 2 हाइड्रोजन आपस में जब मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। अणु का मतलब मॉलिक्यूल होता है। जब तक 2 परमाणु आपस में नहीं मिलेंगे तो तीसरे का निर्माण नहीं होगा, तीसरे को हम अणु कहते हैं। अगर परमाणु की पहचान नहीं कर पाओगे तो उसका नाम भी तो नहीं ले पाओगे। चलो इधर दूर कहां जा रहे हो। देखिए अगला मेरा टॉपिक रहने वाला है प्रतिशत संगठन। उसके बाद हम बात करेंगे मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र की। मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र की जब मैं बात करूंगा तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको लेक्चर में बने रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसके बाद आएगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अगर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की मैं बात करता हूं स्टूडेंट,
तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की जब बात करेंगे तो जैसा कि आपको क्लास 10th में रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ाई गई थी, तो मैं बार बार कहता हूं बच्चों से कि कम से कम केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, इन पर फोकस थोड़ा तगड़ा बना करके रखिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट है वो क्लास 11th में आकर के 2 सब्जेक्ट आपके बन जाते हैं, जबकि 9th और 10th में एक ही किताब में रहते हैं, लेकिन आने वाले जो 11th और 12th में केवल और केवल 2 आपके यही ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि बाकी सबका घेराव कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना, और अगर जो साइंस पढ़ रहा है लेकर के उसके लिए, क्योंकि मैथ और बायो तो वो आपका कॉमन है कि आप क्या चूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं आगे टॉपिक पर। केमिस्ट्री में अगर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ना है तो कहीं ना कहीं आपको परमाणु और अणुओं की पहचान होनी जरूरी है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक मेरा रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति का मतलब यह होता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है स्टूडेंट्स, तो उसके आगे जो अंक से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स की मैं बात करता हूं तो वो डिविजिबिलिटी बन जाता है, मतलब भाग में चला जाता है, डिवाइडेंड। अगर मैं बात करता हूं कि इस रस समीकरण मिति की, तो रस समीकरण मिति ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कोई अगर समीकरण मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो उस समीकरण के आगे जितने अंक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रस समीकरण मिति बन जाता है वो। और रस समीकरण मिति का मतलब यह होता है कि कोई अगर अभिकारक है, अगर उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है तो अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाती है। और इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं अगर जितनी अभिकारक की सांद्रता अगर घटती है, उतनी ही अगर उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, तो वहां पर क्या होता है कि जो अभिकारक की दर होती है वो उत्पाद के दर के बनने की दर के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। और वहां पर रस समीकरण मिति क्या होता है, वो एक समान रहता है। लेकिन कहीं नहीं, वहां पर ये रस समीकरण मिति नहीं लगता है। एक रस समीकरण मिति गुणांक होता है, वह जो क्या करता है कि अगर अभिकारक के बनने की दर, वो अभिकारक के यानी कम होने की दर उत्पाद के बनने की दर पर निर्भर करता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जितने समय में अभिकारक की सांद्रता घट रही है उतनी अभी उत्पाद की सांद्रता बनती नहीं है। मैंने आपको सभी टॉपिकों पर चर्चा कर दी थी, और मैं बता देता हूं कि पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे कोई चतुर है तो वो मेरे जैसा मनुष्य और आपके जैसा मनुष्य है। क्यों? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में आज तक हमने देखा कि सबसे चालाक अगर कोई बुद्धिमान है तो वो मनुष्य है। क्यों? क्योंकि उसका सबसे जो ब्रेन होता है, दिमाग जो मस्तिष्क होता है, वो उसको सोचने और विचारने की क्षमता को उजागर करता है, और जिसकी वजह से मनुष्य पुराने समय से आज तक, शुरू से लेकर के आज तक स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ सोचता विचारता रहता है। वह यह सोचता है कि क्या पदार्थ, आखिर पदार्थ किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, ये क्या चीज है, इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं आखिर कैसे ये सब आए, इन सब के बारे में कुछ ना कुछ सोचता विचारता रहता है स्टूडेंट। क्योंकि मनुष्य की जो सोचने की क्षमता होती है, वो मनुष्य यानी कि मनुष्य ही ऐसा चालाक बुद्धिमान और व्यक्ति है कि जिसके अलावा और कोई इस चीजों को सोच विचार नहीं सकता है। मनुष्य इन चीजों पर बराबर तर्क करता रहता है। मनुष्य की कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि अगर मैं बात करता हूं कि जो पदार्थ है, जो द्रव्य, ये जो पदार्थ है, पूरे प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड में अगर मैं बात करूं, जो हमारे आसपास दिखाई देने वाले सभी चीजें, जो जितने भी पदार्थ, सब के सब क्या है, द्रव्य के बने होते हैं। अगर मैं बात करूंगा कि द्रव्य के जो संगठन, द्रव्य के जो संगठन और गुणों का अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रचलित जो विज्ञान की शाखा होती है वही हमारा रसायन विज्ञान कहलाता है। और रसायन विज्ञान की अगर मैं बात कर दूं स्टूडेंट, जो रसायन विज्ञान है ना, वो मिस्र शब्द से यानी कि मिस्र देश से उत्पन्न हुआ है। जो रसायन विज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, वो मिस्र देश, जो हमारा मिस्र देश है, उसके केमिया नामक वर्ड से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि वहां की जो प्रचलित भाषा थी केमिया, केमिया का मतलब होता है मिस्र जो देश था वहां के पहले उसका नाम केमिया रखा गया था। और केमिया का मतलब यह होता था काला रंग, क्योंकि वहां की मिट्टी जो थी स्टूडेंट्स काली पाई जाती थी। जो मिस्र देश की जो मिट्टियां थी वो काली पाई जाती थी, जिसकी वजह से वहां का जो वर्ड नाम चुना गया था वो केमिया चुना गया था, जिससे हमारी केमिस्ट्री शब्द उत्पत्ति हुई है। केमिस्ट्री नामक शब्द की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो स्टूडेंट्स इतना आप लोग धीरे धीरे नोट्स कर लीजिएगा, तब तक मैं चलता हूं, आपको नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आता हूं, उतार लीजिएगा तब तक इसको।
तो हेलो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पर। द्रव्य या पदार्थ की प्रकृति पर चर्चा करेंगे। द्रव्य या पदार्थ की प्रकृति को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड होता है वो द्रव्य एवं ऊर्जा से मिलकर के बना होता है। हम सभी का मतलब ये है कि आप और मैं, हम सभी जो हैं ऐसी ऐसी चीजों के संपर्क में रहते हैं जिनका अनुभव हम अपनी 5 इंद्रियों से कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है, हम सभी जो हैं घर, वृक्ष, पेड़ पौधे और जितनी भी चीजें, जंतुओं, इन सभी के संपर्क में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा के हमेशा रहते हैं। और इन सभी का अनुभव हम लोग कितनी चीजों से, कितनी इंद्रियों से कर सकते हैं, 5 से। कितनी से? 5 से। या तो मैं बता सकता हूं, या तो हम करेंगे सूंघ कर, या हम कहेंगे सुनकर, या हम जीभ का स्वाद लेकर के बता सकते हैं, या हम जीभ का स्वाद लेकर के बता सकते हैं। और सूंघ करके तो बता ही दिया, महसूस कर यानी छू करके बता सकते हैं कि ये क्या चीज है। हम केवल और केवल इन सभी चीजों का 5 यानी कि अपनी 5 इंद्रियों से हम क्या कर सकते हैं, इनका अध्ययन यानी कि अनुभव कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हम बता सकते हैं ये क्या चीज है। या तो इनमें से किसी भी एक इंद्रियों से अनुभव करके बताएं या एक से अधिक से बताएं, लेकिन हम अनुभव करके बता सकते हैं। चलते हैं द्रव्य या पदार्थ की प्रकृति पर। तो जाइएगा मत कहीं, अरे जाइएगा मत कहीं। नेचर ऑफ मैटर्स की बात हो रही है, नेचर ऑफ मैटर की। ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है, ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है यानी खुद का भार, खुद का वेट हो, जो स्थान घेरता है। कहने का मतलब यह है जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी बताया आपको, मैंने जैसा अभी आपको बताया, या तो छू करके भी उसको अनुभव कर सकते हैं, या तो सूंघ कर नाकों से, या तो सुन करके उसका अनुभव हम कर सकते हैं। तो यह हमारा क्या कहलाता है, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। अगर मैं बात करता हूं द्रव्य का वर्गीकरण, अगर मैं बात करता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, द्रव्य का वर्गीकरण की अगर मैं बात करता हूं, तो द्रव्य को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है हमारा भौतिक वर्गीकरण और दूसरा मेरा होता है स्टूडेंट रासायनिक वर्गीकरण। तो आप इस क्लास को छोड़ करके कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम लोग बनेंगे नेक्स्ट यानी कि अगले लेक्चर में इसी टॉपिक पर बनेंगे और आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।